नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग 13 अगस्त के समाचारों से आपको बताऊंगा, जिसमें आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यानी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपके लिए मददगार साबित होगा। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल व्यक्तित्व की यानी पर्सनालिटीज, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, फिर आज का इतिहास की चर्चा करेंगे, साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि संविधान से चल रहा है। तो संविधान में जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे स्रोत, यहां से एक प्रश्न आता ही आता है आपके एग्जाम में। साथ साथ हम पुरस्कार और पुस्तक की भी चर्चा करेंगे, यानी बुक्स एंड अवार्ड्स से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसी के साथ ही हम लोग पर्सनालिटी में हमने बताया ही आपको इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, वो भी नेशनल और इंटरनेशनल पर्सनालिटीज, स्पोर्ट्स न्यूज, इन सब की चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जिसमें आज का पहला जो टॉपिक है वह है रसिया क्रिएटेड द वर्ल्ड फर्स्ट कोरोना वैक्सीन। जैसा कि 2 दिन से आप लोग देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उथल पुथल मची हुई है। कुछ देश इसका विरोध कर रहे हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, इतनी जल्दी रूस ने कोरोना नामक महामारी जो कि पूरी वैश्विक बीमारी है और ऐसे में उसने वैक्सीन कैसे तैयार कर दी। तो इस पर भी लोग कयास लगा रहे हैं, खासकर अमेरिका जो कि उसका चिर प्रतिद्वंदी है। आजकल चीन भी हो गया है अमेरिका का प्रतिद्वंदी। तो ऐसे में उन्होंने वैक्सीन तैयार की है, कोरोना की वैक्सीन। याद रखें, देखिए अब यहां पर आपकी जो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे GAM, गैम, कोविड, VACLYO। वैक्सीन को सफल करार दिया है किसने? रूस ने। और रूस की राजधानी दोस्तों क्या है? मॉस्को है। और मॉस्को किस नदी के किनारे बसा है? मस्कवा नदी के किनारे, यानी मॉस्को इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ मस्कवा रिवर। दोस्तों यहीं पर एक पॉइंट और भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम आपने सुना होगा, जो कि रूस से हमको मिली है। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है, ब्रह्मपुत्र, जैसे भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा, इन दोनों के मिलन से ब्रह्मोस बनी है। तो ध्यान रखेंगे, रूस के सहयोग से। ये भी पूछ लेता है कौन सी मिसाइल किस देश के सहयोग से प्राप्त हुई है। तो इस वैक्सीन को मॉस्को के गैमिलिया इंस्टीट्यूट ने तैयार किया, ये भी पूछ सकता है आपके। अब देखिए, पहला क्वेश्चन यहां बना, दूसरा क्वेश्चन यहां बना। साथ साथ मॉस्को क्या है? रूस की कैपिटल है। रूस की कैपिटल मॉस्को और किस नदी के किनारे है? मस्कवा नदी के। 4 फैक्ट्स हो गए। अब दोस्तों इसको रसिया कोरोना वैक्सीन, इसको स्पुतनिक वी हैज बीन सॉट बाय मोर देन द 20 कंट्री, यानी रूस की जो कोरोना वैक्सीन है, इसको जो है नाम उसने दिया है स्पुतनिक वी, को 20 से अधिक देशों ने मांग भी कर डाली है। हालांकि अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, यहां पर भी देखो एक क्वेश्चन आपको यहां पूछ लेगा, WHO का मुख्यालय कहां है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में। इससे भी संबंधित देखिए, एक दिन हम आपको संगठन के बारे में बताएंगे, जैसे WHO है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इन सब के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका मुख्यालय कहां है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके डायरेक्टर कौन है, यह सब की आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। तो दोस्तों यहां पर WHO ने सीधे सीधे जो है घेब्रेयेसस हैं, तो उन्होंने कहा है कि उनके पास अभी तक रूस द्वारा जो विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है ये जो वैक्सीन, उसके बारे में जानकारी नहीं है कि वो इसका मूल्यांकन कर सकें, इसको इवैल्यूएट कर सकें कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप भेज सकते हैं या इसका प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों वहां के व्लादिमीर पुतिन का नाम आपने सुना होगा। तो व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों, बहुत ही सशक्त राष्ट्राध्यक्ष हैं रूस के। उन्होंने अपनी बेटी, 33 वर्षीय बेटी के ऊपर सबसे पहले इस वैक्सीन का प्रयोग किया। दोस्तों भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं तो पुणे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे हैज टाइड अप विथ किससे? एस्ट्राजेनेका फार्मा कंपनी है, उससे करार किया है वैक्सीन बनाने के लिए। और दोस्तों भारत में जो वैक्सीन तैयार की जा रही है उसका नाम है कोविशील्ड। क्या नाम है? कोविशील्ड। और कौन तैयार कर रहा है? पूछ लेगा कौन सी यूनिवर्सिटी? बर्मिंघम यूनिवर्सिटी पूछ लेगा आपको कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो यहां पर एग्जाम में आपको आ गया तो आप बोलेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। और सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे में अवस्थित है, इसके CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो अडार पूनावाला हैं। तो इस तरह से फिलहाल दुनिया भर में 100 से ज्यादा वैक्सीन ट्रायल के शुरुआती चरण में है, जबकि 20 से ज्यादा वैक्सीन का मानव परीक्षण चल रहा है, यानी अंतिम चरण में। जैसे अपना भारत भी उसमें शामिल है,
अमेरिका है। अमेरिका तो 5-6 तरीके की वैक्सीन तैयार कर रहा है। तो इसमें ये जो वैक्सीन रूस ने तैयार किया है, इसको स्पुतनिक वी, एक सार्स कोविड 2 प्रकार के एडेनो वायरस, जो कि एक सामान्य कोल्ड वायरस है, उसके डीएनए पर आधारित है ये वैक्सीन जो तैयार की गई है। और यह कोरोना को कई सारे हिस्सों में बांट देता है और आपके शरीर की इम्यून सिस्टम को अच्छा करेगा। रूस ने वैक्सीन के पहले फेज में सेना के 76 जवान थे, उन पर टेस्ट किया था। तो कोरोना के लक्षण लगातार बदल रहे हैं, साथ ही ठीक होने के बाद कई सारे लोगों पर इसका लंबे समय तक असर रहा है। तो ऐसे में जाहिर है कि कोई भी वैक्सीन इस पर पूरी तरह से सफल तभी हो सकती है जब वो हर ट्रायल को पूरा कर ले। तो अभी तक कहा जा रहा है, जो कि कयास लगा रहे हैं, अमेरिका कह रहा है कि अभी इसने पूरे ट्रायल पूरे नहीं किए, कैसे इन्होंने वैक्सीन को लॉन्च कर दिया। तो यह जो है चर्चा का विषय है, लेकिन आप इसमें याद रखिएगा उसका वैक्सीन का नाम स्पुतनिक वी रखा गया है। और वैसे मैंने आपको बता ही दिया कि इसका नाम क्या था। यहां पर देखिए ना, गैम कोविड वैक लियो, और कौन इंस्टीट्यूट तैयार किया है, गैमिलिया इंस्टीट्यूट, मॉस्को। ये सारे फैक्ट याद रखना। यह है आज की दूसरी खबर, महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय खबर है। IAF डिप्लॉयज 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स इन लेह। दोस्तों लेह कहां, लेह लद्दाख क्षेत्र। लेह इज ऑल्सो सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है लेह शहर। तो यहाँ इस पूरे क्षेत्र को शीत मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है, कोल्ड डेजर्ट के रूप में जाना जाता है। और यहीं पर LAC है, LAC लाइन एक्चुअल कंट्रोल, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ये सबको याद रखिएगा। इसी तरह 24 डिग्री पैरेलल लाइन, इसको, ये किसके किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित रेखा है, जो कि क्रीक वाला हिस्सा है, जो गुजरात के नीचे वाला। तो ये 24 डिग्री पैरेलल लाइन, LAC इंडिया एंड चाइना, LOC इंडिया एंड पाकिस्तान, ये सब मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, इन सबको एक जगह लिस्ट बना लीजिए, अक्सर आपकी परीक्षाओं में आ जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें गलत नहीं करिएगा। जैसे मैकमोहन भारत और चाइना, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान, डूरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान। जब पाकिस्तान भारत अलग नहीं हुए थे तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में था। तो इस तरह से इन सारी बातों को याद रखिएगा। तो भारत ने जो है दुनिया के सबसे हल्के लड़ाकू विमान, यानी भारतीय सेना के जवानों की खास जरूरत को देखते हुए HAL ने, अब दोस्तों ये क्या है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने 2 हल्के लड़ाकू विमानों को लद्दाख सेक्टर में तैनात किया है। हालांकि आप देख सकते हैं पिछले 1.5 महीने से तनाव चल रहा है यहां पर इस क्षेत्र में चीन के द्वारा। तो अब यहां थोड़ा सा हम बताएंगे आपको HAL के बारे में भी जान लीजिए। तो इसकी स्थापना 1940 में सेठ वालचंद हीराचंद जो है, ये एक तरह से इनकी रियासत भी थी, बेंगलोर में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड पहले हुआ करता था। फिर उसके बाद जो है 1964 में कानपुर का जो था एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड तथा विनिर्माण डिपो, इन दोनों के साथ मिलन करके, यानी मिला करके इसको जो है बना दिया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, HAL। तो यानी याद रखेंगे 1 अक्टूबर 1964 यह जो है प्राइवेट, ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, ये ध्यान रखिएगा, सरकारी क्षेत्र की कंपनी है। और चेयरमैन इसके R माधवन हैं और इसका हेडक्वार्टर कहां है, बेंगलुरु में है। ये फैक्ट याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है। फोर्स मैगजीन रिलीज द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 220 लिस्ट। यानी फोर्स पत्रिका मैगजीन आप लोगों ने सुना होगा, बहुत चर्चित पत्रिका है, और इसने अभी जो है सबसे उच्च यानी सबसे अधिक कमाई वाले या महंगे एक्टरों की सूची टॉप 10 में मात्र एक भारतीय है यहां पर, इसलिए मैंने इस खबर को लिया है, और वो है भारतीय अक्षय कुमार, जो हमारे यहाँ के एक्टर हैं भारतीय। तो एक भारतीय को शामिल किया गया है और इसमें और भी नाम दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं, यही महत्वपूर्ण खबर है। तो इसमें 1 जून 2019 से लेकर 1 जून 2020 के बीच की जो कमाई होती है, जितने भी अभिनेता एक्टर, उन्हीं को जो इस सूची में डाला जाता है। तो बॉलीवुड से एकमात्र, यानी हमारे भारत से एकमात्र अभिनयकर्ता या एक्टर अक्षय कुमार इसमें शामिल हैं। उनका भी स्थान वो कौन सा है, 6वें स्थान पे हैं, 6th रैंकिंग है उनकी। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे 1st रैंक, 2nd रैंक देख रहे हैं ना, तो यह जो है 6वें रैंक पे कौन है, अक्षय कुमार है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे 1st रैंक भी याद रखिएगा जॉनसन साहब को,
रेयान रेनॉल्ड्स को भी याद रखिएगा, यह सेकंड रैंक पे हैं। अब हम लोग बात करेंगे वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज इन न्यूज, यानी आज के समाचार पत्रों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व जो चर्चा में रहे हैं, आइए उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो व्यक्तित्व गुंजन सक्सेना। गुंजन सक्सेना जो है, याद रखिएगा, इन 1999 कारगिल वार में, कारगिल युद्ध के दौरान, ध्यान रखेंगे, फर्स्ट वुमेन इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर टू इंटर ए वॉर जोन, यानी कि युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय वायुसेना अधिकारी हैं। इनके बारे में याद रखिएगा। और कारगिल युद्ध के दौरान गुंजन सक्सेना ने अपने साथी लेफ्टिनेंट श्री विद्याराजन के साथ लड़ाकू क्षेत्र में चीता हेलीकॉप्टर उड़ाया और कई सैनिकों को बचाया भी था। तो दोस्तों, उन्हीं के नाम पर एक बायोपिक फिल्म बन रही है, आगामी फिल्म, उसका नाम ही है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, यह फिल्म का नाम है। और इसमें जो मुख्य भूमिका निभा रही हैं वह हैं जानवी कपूर, और इनका नाम तो आप जानते ही होंगे, श्रीदेवी की बेटी हैं। श्रीदेवी अब नहीं है दुनिया में, तो यह महत्वपूर्ण है, गुंजन सक्सेना का नाम याद रखेंगे। और 99 में कारगिल युद्ध के दौरान गुंजन सक्सेना ने अपने साथी के साथ उन्होंने चीता हेलीकॉप्टर उड़ाया, कई सैनिकों को भी बचाया। और यह शौर्य चक्र पुरस्कार, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको शौर्य चक्र पुरस्कार भी मिला है। यानी फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव दिस अवार्ड, यानी शौर्य चक्र अवार्ड, ध्यान रखेंगे। और उनको किसके लिए मिला गया था? कारगिल युद्ध में अपने साहसिक कार्यों के लिए, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर महत्वपूर्ण है जीके मेनन। सीधे पूछ लेगा, अभी कल ही उनका निधन हुआ है, तो पूछ लेगा ये किस क्षेत्र थे? ये खेल पत्रकारिता से संबंधित थे, खेल पत्रकारिता से संबंधित थे, याद रखिएगा। 93 ईयर ओल्ड इनकी मृत्यु हुई है। इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ भी इन्होंने काम किया है। फ्रीलांस जो है करियर, इन्होंने अपना 90 के दशक की शुरुआत में अपने फ्रीलांस करियर को समाप्त किया था। और दोस्तों, यह जीके मेनन साहब क्लब स्तर पर क्रिकेट भी खेलते थे, इसीलिए उनकी रुचि थी, तो वह खेल पत्रकारिता से जुड़े थे, खेल समाचारों से जुड़े हुए थे। और दादर एवं मध्य मुंबई में शिवाजी पार्क में जिमखाना के एक सक्रिय सदस्य भी थे। और दोस्तों, 1952 एंड 53 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी टीम के प्रबंधक भी थे, जिसने बेंगलुरु में फाइनल में दिल्ली को रोहिंटन बैरिया ट्रॉफी जीती थी हरा करके। तो यह इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। बस सीधे व्यक्तित्व में पूछ लेगा कि ये किस जगत से बिलोंग करते हैं, खेल से या संगीत जगत से, फिल्म जगत से या अर्थशास्त्र जगत से, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलान करने को आता है। अगला है प्रमोद भसीन, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है दोस्तों। यह जो है चेयरमैन बने हैं किसके? ICRIER, यानी ICAR ये क्या है? प्रमोद भसीन जी को भारतीय आर्थिक अनुसंधान परिषद के अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है दोस्तों। यानी इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, इसके लिए इनको चुना गया है। और दोस्तों, इससे पूर्व वो इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के उपाध्यक्ष भी थे। और वह जो स्थान लेंगे, मैंने क्या कहा था, वर्तमान याद रखिए, और अगली अगर नियुक्ति है उसको याद रखिए, और इससे पहले कौन था उसको भी याद रखिए। तो प्रमोद भसीन किसकी जगह लेंगे? ईसर जज अहलूवालिया। तो यह बहुत ही ओल्ड एज हो गई थी, 15 साल का इनका कार्यकाल था। तो इन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से, चूंकि 75 ईयर ओल्ड हैं, यह इस वजह से त्यागपत्र दे दी थी। तो उन्हीं की जगह अब प्रमोद भसीन साहब आएंगे। और दोस्तों, याद रखिएगा, ICRIER इसकी स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था अगस्त 1981 में, ध्यान रखिएगा। और ICRIER is an autonomous, policy oriented, non for profit economic policy think tank के रूप में यह कार्य करता है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? नई दिल्ली में है। यहां पर देखिए पॉइंट्स दिया हुआ है इसके बारे में। तो यह जो रजत कथूरिया हैं, इसके डायरेक्टर एंड CEO दोनों हैं, इनमें पूरी टीम है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो समर रेडस्टोन, ये बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व है दोस्तों। इनकी भी मृत्यु हो गई है। अमेरिकी मीडिया दिग्गजों में से एक हैं। इन्हें आधुनिक मनोरंजन उद्योग को कह सकते हैं, जनक कह सकते हैं, इन्होंने आकार दिया।
यानी मॉडर्न इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इन्होंने एक नया शेप दिया। तो बहुत चर्चित व्यक्ति थे। रेड स्टोन को 2012 में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिला था। तो यह जो है 60 के दशक में मल्टीप्लेक्स मॉडल को विकसित करके शॉपिंग मॉल वगैरह जो देख रहे हैं ना आज, फिल्में लाने और प्रति साइट एक से अधिक स्क्रीन लाने, सिनेमा को बचाने में मदद का श्रेय किसको जाता है? तो रेड स्टोन को जाता है। तो ये बहुत चर्चित हैं और यह फिल्म, टीवी, प्रकाशन की दुनिया को उन्होंने पूरी तरह से चारों तरफ फैला दिया था। तो इसीलिए बहुत चर्चित व्यक्तित्व हैं, इनका नाम भी याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे, ये भी इंटरनेशनल व्यक्तित्व हैं, कमला हैरिस। दोस्तों इनका भारत से जुड़ाव है, लेकिन ये भारत के लिए लाभदायी सिद्ध नहीं होंगी, ये पहले मैं आपको बता दूं। क्योंकि भारत में अगर यह चुन करके आती हैं तो भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत की जो मान्यताएं हैं, भारत की मान्यताओं के यह विपरीत है। यानी जैसे कश्मीर इशू, 370 इशू, संविधान जो अभी सीए जो आया है, इन सब पर इनकी राय अलग है। तो यही कारण है कि इन्हें भारत विरोधी कहा जा रहा है। हालांकि यह भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में यह किस पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोसेफ बाइडेन। याद रखेंगे, इस बार हो सकता है कि राष्ट्रपति चुनकर आ जाए, डोनाल्ड ट्रंप को हरा सकते हैं, बहुत चर्चा में है। तो भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार यानी अपना रनिंग मेट चुना है। यानी उनको उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुना गया है। और यह पहली बार ऐसा है कि कोई एशिया, कह सकते हो एशिया अमेरिका मूल की, फर्स्ट टाइम that a black woman has become the vice presidential candidate on behalf of a major party in the country. यूनाइटेड स्टेट की पहली वाइस प्रेसिडेंट बनेंगी दोस्तों। लेकिन मैंने क्या कहा कि यह भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि यह भारत की जो मान्यताएं मैंने बताया आपको, पिछले साल के जो निर्णय भारत ने लिए उस पर इनका मत भिन्न था। तो इसलिए थोड़ा सा कयास लगाया जा रहा है कि इनके आने से भारत को कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। कमला हैरिस पहली एशियाई अमेरिकी महिला होंगी। अभी वर्तमान में ये सीनेटर कहाँ की हैं, ये भी आ जाता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ आपके वनडे एग्जाम में। तो सीनेटर ये कैलिफोर्निया की हैं दोस्तों, जहां पर सिलिकॉन वैली है, कैलिफोर्निया में ही तो है। जैसे भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है ना, तो वहीं से तुलना की जाती है, आईटी इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। और इनके फादर जमैका के हैं। तो जमैका भी एक देश है, किंगस्टन इसकी राजधानी है दोस्तों जमैका की, और यह कैरेबियन कंट्री है जमैका। उसान बोल्ट का नाम सुना है ना दोस्तों, जो सबसे तेज धावक, याद रखेंगे। तो इनके पिता डोनाल्ड हैरिस जमैका के रहने वाले हैं और फिलहाल वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में रीडर है, पढ़ाते हैं। और उनकी माँ जो है भारतीय मूल की, यानी श्यामा गोपालन हैरिस, इनका जन्म चेन्नई में हुआ था। तो वही मैंने कहा इनका भारत से जुड़ाव है, चेन्नई से हैं। अभी 2009 में इनका निधन हो गया था। तो ये भारतीय मूल की हैं, तो कैलिफोर्निया की सीनेटर हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के बुक्स एंड अवार्ड्स की ओर, यानी पुस्तकें और अवार्ड। तो दोस्तों इसमें आज इंपॉर्टेंट जो बुक्स हमने लिया है, अयोध्या रिविजिटेड एंड अयोध्या बियॉन्ड एज्ड एविडेंस। तो दोस्तों यह जो है फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर, पोएट एंड राइटर किशोर कुणाल, यह नाम बहुत चर्चा में रहा है। पूर्व आईपीएस अधिकारी, कवि एवं लेखक किशोर कुणाल की जो पुस्तक है अयोध्या रिविजिटेड और अयोध्या बियॉन्ड एड्यूस्ड एविडेंस, यह किताब का नाम है। तो यह जो है काफी चर्चा में है दोस्तों, क्योंकि इसकी जो है यह इंग्लिश में लिखी गई है, इसका अब जो है अनुवाद किया जा रहा है, हिंदी में अनुवाद करने की तैयारी चल रही है। 824 पेज की है दोस्तों, और यह 2016 में प्रकाशित इस पुस्तक की जो इंट्रोडक्शन था, इसकी भूमिका जो थी, उसको सेवानिवृत्त देश के मुख्य न्यायाधीश जीडी पटनायक ने लिखा था। तो ये बहुत ही चर्चा में रही है। और अब आप देख सकते हैं वहां पर राम जन्मभूमि का भूमि पूजन भी कर दिया गया है। तो राम जन्मभूमि पर जो मंदिर निर्माण के साथ लोगों को उसके अतीत से अवगत कराती है, तो इसीलिए जो है पूर्व आईपीएस अधिकारी की जो ये पुस्तक है, इसको हिंदी में 2 पुस्तकें हैं, ध्यान रखिएगा, अयोध्या रिविजिटेड और अयोध्या बियॉन्ड एड्यूस्ड एविडेंस। तो इसमें पहली पुस्तक का कहा जा रहा है कि 6 महीने के अंदर यह प्रकाशित हो जाएगी हिंदी में, और 2016 में किया गया था। इसकी भूमिका किसने की बनाई थी? इसकी भूमिका देश के सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड चीफ जस्टिस जीडी पटनायक ने लिखा था।
और दोस्तों भूमिका में उन्होंने लिखा था कि उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि जहां मस्जिद है वहां राम जन्मभूमि है, और उस पर बने मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। तो ये काफी जो है कंट्रोवर्सी रही है। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के खेल समाचारों में। खेल समाचार में महत्वपूर्ण यह है कि एशियाज फीफा WC क्वालिफायर्स यानी वर्ल्ड कप क्वालिफायर पोस्टपोन टू नेक्स्ट ईयर। दोस्तों आप देख रहे हैं कोरोना नामक महामारी की वजह से बहुत सारी चीजें स्थगित हो रही हैं, उसमें से एक ये भी है। तो यानी कोरोना वायरस महामारी के कारण, यानी कोरोना नामक महामारी के कारण 2022 का फीफा विश्व कप के एशियाई क्वालिफाइंग मुकाबले यानी 2021 के लिए स्थगित होने के बाद, यानी कैंसिल कर दिया। भारतीय फुटबॉलर टीम इस साल कोई मैच नहीं खेलेगी। तो यानी एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 2022 विश्व कप और 2023 एशियाई कप अक्टूबर और नवंबर में होने वाले हैं सभी पुरुष क्वालिफायर मुकाबलों को कैंसिल कर दिया है। तो भारत ने पिछला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला पिछले साल नवंबर में मस्कट, क्या है मस्कट, राजधानी है ओमान की, खाड़ी देश है, तो ओमान के खिलाफ खेला था जो कि संयुक्त क्वालिफाइंग मैच था। भारत यह मैच 0-1 से हार गया था। भारत विश्व कप क्वालिफायर के अगले दौर में जगह बनाने की दौड़ से बाहर हो चुका है, लेकिन अभी भी 2023 का एशियाई कप के लिए क्वालिफाई करने की दौड़ में बना हुआ है। यानी टीम को 8 अक्टूबर को स्वदेश में कतर से भिड़ना था, जबकि इसके बाद नवंबर में अफगानिस्तान के खिलाफ स्वदेश में और बांग्लादेश के खिलाफ उसकी सरजमी पर मुकाबला खेलने थे। भारत अगर ग्रुप में तीसरे स्थान तक भी रहता है तो वर्ष 2023 का एशियाई खेल में, एशियाई फुटबॉल में वह भाग ले सकेगा। तो यह जो है महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। और यहीं पर थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा, एशियाई फुटबॉल संघ क्या है। तो यह एशिया और ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल एसोसिएशन का यह निकाय है, याद रखिएगा, गवर्निंग बॉडी है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1954 में हुआ था। और कहां हुआ था? फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुआ था, यह ध्यान रखिएगा। फिलीपींस की राजधानी कहां? मनीला। मनीला याद रखेंगे, फिलीपींस कंट्री है, यह भी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित देश है। दोस्तों इसी के ऊपर जाओगे तो विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच का नाम सुना होगा, वह भी वहीं पर अवस्थित है। और मनीला में ही एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है, यानी हेडक्वार्टर। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहां है? मनीला में है। और दोस्तों मनीला में ही इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। जैसा कि मैं पिछली क्लासेस में बताया था, कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? तो वो मनीला में है, याद रखेंगे। और दोस्तों इसमें 47 सदस्य हैं और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा ऑफ बहरीन, यानी बहरीन के शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा है। और दोस्तों बहरीन भी एक देश है, बहुत सुंदर देश है, इसकी राजधानी मनामा है, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग दिस डे इन हिस्ट्री, यानी आज का जो इतिहास में दिन है, इसमें एक एक करके चर्चा करते हैं। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या है, यानी 13 अगस्त, हर एक में 13 जोड़ दीजिएगा। तो यानी 13 अगस्त 1784 पिट्स इंडिया बिल इंट्रोड्यूस इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन इंडिया। दोस्तों याद हो तो संवैधानिक इतिहास मैंने पढ़ाया था, इसी में हम लोगों ने किया था, याद है, उसमें 2 क्लास हुई थी, कम से कम 2 दिन का न्यूज में आप उसको देखिएगा। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में मैंने बताया था, यानी जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो कमियां रह गई उसको 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में पूरा किया गया था। और क्या बताया था? डायरकी सिस्टम, दोहरे प्रशासन को प्रारंभ किया गया था, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ट्रेड इश्यूज को देखेंगे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर पॉलिटिकल इश्यूज को देखेंगे, अलग कर दिया गया था। वो किस एक्ट के तहत? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। दोस्तों 1795 में महारानी अहिल्याबाई होलकर का निधन हुआ था, 1795 में। तो अब ये अहिल्याबाई होलकर यानी इतिहास प्रसिद्ध, यानी सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडे राव की यह पत्नी थी। इनका जन्म 1725 में हुआ था दोस्तों, और देहांत आज ही के दिन इनका हुआ था 1795 में।
तो अहिल्याबाई मालवा साम्राज्य की रानी थी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये पूरा क्षेत्र होलकर क्षेत्र पूरा हुआ करता था। इनका घराना होलकर, धर्म हिंदू, ये ध्यान रखेंगे, और राजवंश मराठा साम्राज्य के अंतर्गत ये आती थी। तीसरा जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, यानी आधुनिक नर्सिंग आंदोलन कि इनको जन्मदाता कहा जाता है दोस्तों। इनका भी आज ही के दिन देहांत हुआ था, तो इन्हें आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। यानी दया व सेवा की प्रतिमूर्ति फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनको द लेडी विद द लैम्प के नाम से यह प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, इनका अलग नाम पूछ लिया जाए कि द लेडी विद द लैम्प नाम से प्रसिद्ध कौन है, तो वो यही है। लंदन के यूनाइटेड किंगडम में इनका जो है मृत्यु हुई थी, और वहीं ब्रिटेन से ही संबंधित है, तो ये ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है ये फैक्ट। अगला है इंग्लैंड के हैरी ब्रेयरली शेफील्ड, देखिए सर शेफील्ड नाम भी है, ने स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया। दोस्तों शेफील्ड वहां पर शहर भी है जो कि कटलरी उद्योग के लिए, चाकू छुरी के लिए जाना जाता है। कभी कभी शहर मिलान करने को आ जाता है ना, तो यह जो है ब्रिटेन में शेफील्ड शहर भी है, कटलरी इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। तो स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था हैरी ब्रेयरली और शेफील्ड ने। कब? 1913 में। दोस्तों 1936 में प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रांतिकारी भीखाजी कामा का निधन हुआ था। दोस्तों भारतीय इतिहास में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, भीखाजी कामा का नाम। इनके बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। इन्हें भारत क्रांति यानी भारत क्रांति माता के नाम से भी इनको जाना जाता था। इनको ये ध्यान रखेंगे कि यह भीखाजी कामा मूलतः पारसी नागरिक थी, जिन्होंने लंदन, जर्मनी, अमेरिका का भ्रमण किया। भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे माहौल बनाया। जर्मन के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 को यानी 1907 को अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का पहला तिरंगा राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए प्रसिद्ध थी हैं, ये ध्यान रखिएगा। और यह इनका जन्म ब्रिटिश भारत यानी बॉम्बे में हुआ था 1861 में, और बॉम्बे में ही इनका निधन हुआ था। कब? 1936 में। तो यह इनको बहुत इनको हमारे देश के जो नेता लोग थे भारतीय क्रांति की माता मानते थे, जबकि अंग्रेज इन्हें कुख्यात महिला, खतरनाक क्रांतिकारी, अराजकतावादी क्रांतिकारी, ब्रिटिश विरोधी तथा असंगत के नाम से इनको जाना जाता था। दोस्तों तो ये बहुत चर्चित लेडी, ये तो मैंने बता दिया, ये रिपीट हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर 1951 में फर्स्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, हिंदुस्तान ट्रेनर 2 मेड इट्स फर्स्ट फ्लाइट, यानी 1951 में भारत में निर्मित पहले विमान हिंदुस्तान ट्रेनर 2 ने पहली उड़ान भरी थी दोस्तों आज ही के दिन। और 1999 में लेखिका तस्लीमा नसरीन, दोस्तों ये बांग्लादेशी लेखिका हैं, यह नजरबंद हैं, यह भारत में ही कोलकाता में रहती है, पश्चिम बंगाल में रहती हैं। अमार ए बेला यानी मेरा बचपन पर बांग्लादेश सरकार ने इन पर प्रतिबंध लगाया था आज ही के दिन 13 अगस्त को। दोस्तों इनकी और भी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। लज्जा का नाम सुना होगा, उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण था। द्विखंडितो इनका, निर्वासन जिसे एग्जाइल कहते हैं, ये सब, मुझे देना और प्रेम, बहुत सारी पुस्तकें इनकी आई हुई हैं। तो यह चर्चा में रहती हैं, यह भारत में ही रहती हैं, और बांग्लादेश ने जो है इनके ऊपर, बांग्लादेश सरकार ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये लेखिका हैं, ध्यान रखेंगे। अब आज के लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आपके आता है, कोई भी वनडे एग्जाम आप दे, चाहे वह दिल्ली पुलिस दीजिए, चाहे एसएससी दीजिए, एसआई दीजिए, सभी एग्जाम में यहां से प्रश्न आता है। इवन स्टेट सर्विस तक में भी यहां से प्रश्न आता है। दोस्तों हमारे संविधान को उधार का थैला कहा जाता है कि नहीं? हमने कई जगहों से बोरो किया है। तो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का जो 2/3 पार्ट है, 2/3 भाग है, 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है दोस्तों, और अन्य देशों से चीजों को लिया गया है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, राष्ट्रपति पर। अब मूल अधिकार हमारे संविधान में कहां निहित है? संविधान के भाग 3 में निहित है कि नहीं? यानी अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार। और दोस्तों मूल अधिकारों की संख्या कितनी है?
जब संविधान निर्मित हुआ था तो 7 थी। 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति यानी राइट टू प्रॉपर्टी को निकाल दिया गया। अब जो है 6 मूल अधिकार हैं, ध्यान रखेंगे। फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति पर जो इम्पीचमेंट लाया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 61 यानी आर्टिकल 61 इज रिलेटेड टू इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है। और दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और हमारे संविधान की 9वीं अनुसूची में क्या है? जुडिशियल रिव्यू ही तो है, न्यायिक समीक्षा ही तो है। और इसको जो है संविधान के पहले संशोधन यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1951 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखेंगे। अब जो है तो इन सब चीजों को कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। इसी तरह से हम लोग ब्रिटेन के संविधान से सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। विधि निर्माण प्रक्रिया को कहां से लिया गया है? यानी यह भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। इसी तरह से दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिसे नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल या राज्यसभा के जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं कि नहीं, विज्ञान, कला, साहित्य, हाँ, आर्ट, लिटरेचर और अन्य क्षेत्र जैसे सचिन तेंदुलकर, तो इस तरह से जो है 12 सदस्यों को मनोनीत जो करता है राष्ट्रपति, वो भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। और इमरजेंसी कह सकते हैं यहां आपातकाल, जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में है, और यह साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य क्या संविधान का भाग था? तो नहीं, यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर यानी बाय द अप्रूवल ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी इन 1976 यानी 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 का यानी 4A में जोड़ा गया था। आर्टिकल 51A 10 जो है मौलिक कर्तव्य थे, बाद में एक और जुड़ गया। वो किस एक्ट के तहत या किस संविधान संशोधन के तहत? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 2002 में 11वां मूल कर्तव्य क्या था? शिक्षा का अधिकार, यानी प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वह बच्चे को अपने शिक्षा से वंचित ना करे, उसको जो है एजुकेशन दे। तो यह 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, याद रखेंगे। उस समय सोवियत संघ हुआ करता था, वर्तमान में इसे रूस कहा जाता है। और दोस्तों जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। और कनाडा से संघीय प्रणाली को लिया गया है, फेडरल सिस्टम को लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना को लिया गया है, समवर्ती सूची भी यहीं से लिया गया है, कॉन्करेंट लिस्ट। 7वीं सूची में क्या है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र सूची। तो राज्य सूची में लॉ बनाने का काम राज्य का, सेंट्रल में सेंट्रल का, और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य की संस्तुति से होता है। इन एनी केस अगर स्टेट उस पर नहीं मानता है तो केंद्र का ही माना जाता है। तो समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट कहां से लिया गया? यह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां, ये भी जो है केंद्र के पास जो होती हैं वह भी कह सकते हैं रेसिडुअल पावर्स, ये कहां से लिया गया है? ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, राज्यपालों के नियुक्ति, ये सब जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों संविधान का मैंने बताया 2/3 भाग 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है, ये ध्यान रखेंगे। अब आइए हम लोग प्रैक्टिस अभ्यास प्रश्न में आते हैं। तेजी से आंसर दीजिएगा, आप लोग बहुत धीमे आंसर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। विच कंट्री फर्स्ट प्रिपेयर द कोरोना एपिडेमिक वैक्सीन? तुरंत बताएंगे, रूस ने तैयार किया। अगला जो क्वेश्चन है, विच कंट्री इज लॉन्चिंग ए वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोना एपिडेमिक? कौन तैयार कर रहा है? भारत में, पुणे में, ध्यान रखेंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक द्वारा। तो यह इंडिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां है? तो बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्स पत्रिका में टॉप 10 में सबसे महंगे अभिनेता में से एक भारतीय अभिनेता कौन है? वह है अक्षय कुमार। नेक्स्ट जो है आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आगामी फिल्म द कारगिल गर्ल भारतीय वायुसेना के किस अधिकारी पर आधारित बायोपिक है?
तो यह है गुंजन सक्सेना, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे। दोस्तों नेक्स्ट है, हाल ही में जीके मेनन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जर्नलिस्ट यानी पत्रकारिता के क्षेत्र, यानी खेल पत्रकार थे, ध्यान रखिएगा, खेलों के बारे में बताते थे वो, खेल मतलब कह सकते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से संबंधित थे। अब जो है हाल ही में भारतीय आर्थिक अनुसंधान परिषद के अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वह है प्रमोद भसीन, इनके स्थान पर आएंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता था? तो यानी जो है भीखाजी रुस्तम कामा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह दोस्तों अभी मैंने चर्चा की, रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक कमला हैरिस अमेरिका के किस प्रांत की सीनेटर हैं? तो वो हैं कैलिफोर्निया प्रांत। दोस्तों अमेरिका में टोटल 50 प्रांत हैं, 49वां प्रांत अलास्का हवाईयन द्वीप है। हवाईयन द्वीप देखा है, प्रशांत महासागर में स्थित, इसीलिए क्रॉस रोड ऑफ उसको पैसिफिक ओशियन कहा जाता है, प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। दोस्तों वहीं पर ज्वालामुखी भी है। हवाईयन द्वीप की राजधानी होनोलुलु है। और उसके बाद 50वां जो प्रांत है अलास्का है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है। किसी समय में यह रूस का भाग हुआ करता था, तो उसे जो है रूस ने अमेरिका को दे दिया था, यानी अमेरिका ने खरीद लिया था, ध्यान रखेंगे जो है। तो यह अलास्का अब 51वां प्रांत की भी घोषणा की गई है। अभी बहरहाल अभी फाइनल नहीं हुआ है, ओबामा प्रशासन के समय हुआ था प्यूरेटो रिको, तो वहां पर जनमत संग्रह कराया गया, मींस बाय रेफरेंडम। तो वहां के लोग अमेरिका में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अभी भी वोट देने का अधिकार नहीं मिला है। तो याद रखिएगा 50 प्रांत हैं, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों को लिया, व्यक्तित्व को लिया, क्वेश्चंस लिए, काफी सारे फैक्ट तैयार हुए। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों यह सभी के लिए फ्री में है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग तो लाभ लें ही, साथ साथ अपने दोस्तों को भी यह बताएं। और हमारा यही प्रयास है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सफल हों। थैंक यू दोस्तों।